देखिए काफी सारे लोगों का ये डाउट होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हिंदी में हमें कैसे तैयारी करनी होगी, 22 फरवरी को कैसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाला है, या फिर आप ये पता करना चाहते हो कि हिंदी में हम कैसे तैयारी करें कि भैया हमारे 85 प्लस या फिर 95 प्लस मार्क्स भी जल्दी से आ जाए, यानी कम तैयारी करके भी अच्छे मार्क्स हमारे हिंदी में आ जाएं। तो इसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी होगी, तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पूरा 70 नंबर पक्का करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है। आप सभी जानते हो काफ़ी सारी नोट्स आप लोग तैयार की गई आप लोगों के लिए। तो भैया ये वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना, ठीक है। पेपर से पहले अगर वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। साथ ही 22 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है ना हिंदी का, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही वैसे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियोस को देखते हो, 70 नंबर पक्का वीडियो को देखते हो, प्रत्येक चैप्टर की वीडियो को देखते हो, तो आपको गारंटी है कि यहां से क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कैसे एग्जाम में आने वाले हैं, और साथ में आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल जाएंगे, जो कि आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भैया इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी 2024 को देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न आएंगे और कैसे हमें तैयारी करनी होगी, जिससे कि हम हिंदी में आसानी से 95 प्लस मार्क्स ला सकें, ठीक है। बिल्कुल लाओगे, 95 प्लस बिल्कुल आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या क्या हमें हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो हिंदी में सबसे पहले समझ लो कि हिंदी में आपको सबसे पहले क्या है कि भैया 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, और इसके बाद 50 नंबर के इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव बोले हिंदी में वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। तो 20 नंबर के आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं और 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे 20 एमसीक्यू कि आखिर में हमें कौन से एमसीक्यू तैयार करने हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, और उनको तैयार कर लो, ठीक है। सबसे पहले जो एमसीक्यू बता रहे हैं उनको तैयार करो। इसके बाद 50 नंबर में आपको कौन कौन से टॉपिक हिंदी में तैयार करने हैं, हिंदी बहुत आसान है, ठीक है। तो हिंदी में कौन कौन से आपको 50 नंबर में टॉपिक तैयार करने हैं और उस टॉपिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लो। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो कि कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, यानी कलम का सिपाही किस विधा की रचना है या फिर किस विधा पर आधारित रचना है। तो एक आंसर इसका मैं बता रहा हूं, एक राइट ऑप्शन, और वो है आपका जीवनी, यानी कलम का सिपाही हमारी एक जीवनी है। एक ही ऑप्शन आपको याद रखना है, ज्यादा ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप भटक जाओ। हमको केवल एक ऑप्शन याद रखना, ज्यादा की तरफ हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, हमें भटकना नहीं है, इसलिए हमें केवल एक ऑप्शन याद रखना है। मैं एक ही बताता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया रचना के लेखक हैं। तो आप लोगों की जो बर्फ की गुड़िया, ये किस, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जयप्रकाश भारती हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि त्रिवेणी रचना के लेखक हैं, यानी जो रचना त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताए, जल्दी से तैयार कर लो इनको। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन तैयार करो भाई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्न नंबर 4 कि लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना। किसकी, नाटक विधा की रचना। तैयार कर लो, ठीक है। चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक एमसीक्यू में आपको तैयार करने हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें रचना आती है बहुत ज्यादा, है ना, विधा पूछी जाती है बहुत ज्यादा, और काफी ज्यादा कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आदिकाल और आदिकाल आधुनिक काल, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। ये इनका समय बता दीजिए, ये कब से कब तक था, है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। 5वां प्रश्न देखो कि सेवा सदन किस विधा की रचना है, यानी भैया जो आपकी सेवा सदन है ना, ये किस विधा पर आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा। सेवा सदन की कौन सी विधा है, उपन्यास, याद कर लोगे। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार, ठीक है। जो आपका लहरों के राजहंस है ना, लहरों के राजहंस, इसके
ये देखो, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को अभी कराया था, ठीक है, कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन को कराया था कि लहरों की राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन हमने ले लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो ये मैं नहीं कहूंगा आपसे कि इसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो, ये इस सन में पूछा गया, वो इस सन में पूछा गया है, मैं ये नहीं कहूंगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे को नोट कर लो। छठा प्रश्न में है लहरों की राजहंस के नाटक के रचनाकार, तो मोहन राकेश हो जाएंगे, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 की रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, ठीक है, यानी जो रचना रामचंद्रिका है भाई, इसके रचनाकार बताने हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास, रामचंद्रिका कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इन सभी के केशव दास रचनाकार होते हैं, ठीक है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ऋतिकाल की रचना है, ठीक है, ऋतिकाल की रचना है, ऋतिकाल की रचना कौन सी है, तो ऋतिकाल की रचना देखिए कौन सी है, रामचंद्रिका है ना, ये रामचंद्रिका, ये ऋतिकाल की रचना है, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया के, देखिए केशवदास जो है ना, ये ऋतिकाल के कवि हैं, तो जितनी केशवदास की रचनाएं होंगी वो सारी ऋतिकाल की रचनाएं होंगी, तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी ऋतिकाल की रचनाएं होती हैं, और ऋतिकाल की रचना इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है तो ऋतिकाल की जितनी रचनाएं हैं ना, जितनी रचनाएं, आपको उनको तैयार कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ऋतिकाल की, एग्जाम में पूछी जाती हैं इनकी रचनाएं, ठीक है, तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की, सारे प्रश्नों को नोट कर लेना भाई, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में हिंदी में कम पढ़कर अच्छे नंबर लाने हैं, तो भैया आप सारे प्रश्नों को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अब देखो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो इसके ऑप्शन देखो, सबसे पहले ध्रुव सावनी इनका नाटक है, चंद्रगुप्त इनका नाटक है भाई, स्कंदगुप्त भी इनका नाटक है, लेकिन लहरों के राजहंस नाटक इनका नहीं है। इनके नाटक लहरों के राजहंस की रचनाकार मैंने आपको बताया था मोहन राकेश हैं, ठीक है। शुरुआत के तीनों जयशंकर प्रसाद के हैं, नीचे वाला या चौथा वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, लहरों के राजहंस नहीं है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, केवल इतनी रचना है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो क्या लिखूं भैया, ये आपकी निबंध विधा की रचना है, किसकी, निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन नोट करो 11 नंबर कि अनंत आकाश की रचनाकार हैं, यानी जो आपकी रचना है अनंत आकाश, ठीक है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो अनंत आकाश के रचनाकार हो जाते हैं जयप्रकाश भारती, ठीक है, कौन हो जाते हैं, जयप्रकाश भारती। अनंत आकाश किसकी रचना है, तो अनंत आकाश जयप्रकाश भारती जी की रचना है, ठीक है, मेरे साथ याद करो, याद हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर, 12 नंबर प्रश्न है कि सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है, सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है, तो ये यात्रा वृतांत है, ठीक है, सागर की लहरों पर ये किस विधा की रचना है, तो ये एक यात्रा वृतांत है, क्या ये यात्रा वृतांत है, ठीक है, याद कर लोगे। चलो 12 प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट, सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 कि रोला में कितने चरण होते हैं, तो भैया रोला में सभी को पता होता है 4 चरण होते हैं, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला प्रश्न था, इससे पहले वाला प्रश्न था और इससे पहले वाला प्रश्न था, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी को नोट करना है। 14 नंबर प्रश्न देखो, 14 नंबर कि सोरठा में, सोरठा कह लो या फिर होता तो सोरठा होता है, क्या होता है, सोरठा, तो सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो सोरठा में 4 चरण होते हैं, इसको भी नोट कर लो। 15 नंबर प्रश्न देखो कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से, है ना, कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो याद कर लेना, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन आपने पढ़ी होगी, परिभाषा उपमा अलंकार की। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करो, अगला क्वेश्चन कि विषधर, ये प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जो विषधर है ना, विषधर, ये जो विषधर है ना, ये इसमें कौन सा समास है, तो विषधर में कौन सा समास हो जाएगा, तो विषधर में आपका जहां तक ये बहुवीर समास हो जाएगा, बहुवीर, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखो कि कपूर का तत्सम रूप होगा, तो कपूर का तत्सम रूप क्या होगा,
क्रपूर, क्या हो जाएगा? क्रपूर, इसको नोट कर लो, क्रपूर। कर्पूर नहीं होगा, क्रपूर्ण नहीं होगा, कपूर्ण नहीं होगा, तो क्रपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रपूर। अगला प्रश्न देखो 18 नंबर कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। बहुत आसान है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, वारिद दे रखा है, नीरद दे रखा है, पयोद दे रखा है, तो बादल के तीनों ही पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों इसके राइट हो जाएंगे। तो देखो बादल का पर्यायवाची आपके एग्जाम में आता है तो मैंने ले लिया। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, पर्यायवाची शब्द कम से कम 5 से 10 पर्यायवाची शब्दों को तैयार कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, और तत्सम शब्द आपको मैं 5 से 10 बता दूंगा ऐसे ही करके। ठीक है, डेली ऐसी ही वीडियो लाऊंगा और 5 से 10 तत्सम शब्द बता दूंगा। और देखिए काफी जो समास होते हैं, ठीक है, बहुवीर समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, इनसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो होते हैं वो बहुवीर समास से प्रश्न आते हैं और द्विग समासु प्रश्न से आते हैं। तो इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बहुत ही जल्द करा दूंगा। पहले आप इन क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अभी तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देख लेना पेपर से पहले, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन देखो कि परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा, यानी परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द क्या बनेगा? तो परि उपसर्ग लगाकर परिताप बनेगा, परिजन भी बनेगा। ठीक है, परिताप भी बन जाएगा आपका, परिजन भी बन जाएगा, परिपूर्ण भी एक शब्द होता है ना। तो इसका मतलब ये सभी इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गए। अब चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रोला किस प्रकार का छंद है? छंद से किस तरीके का क्वेश्चन आता है ऐसा देख लो। छंद से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि रोला किस प्रकार का छंद है? रोला अर्ध सममात्रिक छंद है कि सममात्रिक छंद है कि विषम सममात्रिक छंद है कि कोई नहीं है? तो रोला आप लोगों का एक सममात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया ये रोला आपका सममात्रिक छंद होता है, याद कर लेना। चलो तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको 20 एमसीक्यू बताए। इन 20 एमसीक्यू को तैयार कर लोगे कि नहीं? भाई बहुत आसान है, 20 ही एमसीक्यू तो बताए हैं ना, ज़्यादा तो नहीं बताया कि 60 एमसीक्यू बता दिए अब से 60 तैयार कर लो। आज की इस वीडियो में 20 बताए हैं ना, और भी मैंने हिंदी की वीडियो बना रखी है 70 नंबर पक्का, तो आप उन वीडियोज़ को देख करके भी आप लोग अपने हिंदी के एमसीक्यू क्लियर कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में कम से कम आज के तो प्रश्नों को तैयार कर लो। यहाँ से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन को जो बताएं उनको सबसे पहले तैयार कर लो। ठीक है, चलो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या बताने वाले हैं। मैंने आपसे बताया था शुरुआत में कि 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में बताया था आपसे। तो देखो 50 नंबर के, समझ लो 50 नंबर के जो आपके एग्जाम में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 नंबर के जो वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें क्या क्या आएगा? तो देखो सबसे पहले हम 50 नंबर में जो आपके 50 नंबर के जो वर्णात्मक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं ना, वर्णात्मक, एक बार देख लो अच्छे से, जो 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न आने वाले हैं इसमें सबसे पहले हम आपको जीवन, ठीक है, जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं, और देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से जीवन परिचय को लिखकर भी लाए हैं। ठीक है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। तो 50 नंबर में सबसे पहले क्या बताने वाले हैं? जीवन परिचय। तो सबसे पहले देखो जीवन परिचय, और ये जीवन परिचय इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होने वाला है जो आपको 2024 के इंपॉर्टेंट सेट में दिखेगा और बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और भी टॉपिक बताएंगे उनको भी आसान भाषा में लिख के लाए हैं। तो देखो जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो देखो कैसे तैयार करोगे। देखो सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग लगाओगे और इसमें आप लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी को हुआ था। इतना याद कर लोगे, केवल इतना याद करना, ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखिए ज़्यादा रामायण आपको जीवन परिचय में मैंने नहीं लिखी है, केवल उन पॉइंट को लिखा है जिस पढ़ते ही पढ़ते आपको ये जीवन परिचय याद हो जाए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ था, याद हो गया। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, यानी इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ था, इन्होंने घर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, संस्कृत हो गया, ठीक है, इसको देख लो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की थी इन्होंने, यानी लगभग जो भाषाएं चलती थी पहले समय पर उन्होंने सबकी घर पर ही शिक्षा प्राप्त की थी। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा, अंग्रेजी को छोड़ के इन चारों भाषाओं को इन्होंने घर पर ही शिक्षा इसकी प्राप्त की थी। कुछ समय के लिए जयशंकर प्रसाद का नाम
क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। ठीक है, इतना याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि कुछ समय के लिए जयशंकर प्रसाद का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से आगे नहीं बढ़े। यानी इनका नाम तो भरवाया गया पढ़ने के लिए, लेकिन वे 8वीं कक्षा से आगे बढ़ ही नहीं पाए। 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। इतना याद कर लोगे। थोड़ा छोटा सा जीवन परिचय मैंने लिखा है ताकि आपको देखिए, और है, और भी है, ऐसी बात नहीं, और भी है। फिलहाल इतना याद कर लेना और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो जीवन परिचय का। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अभी और आगे लिखना है आपको, और अभी लिखना है आपको। और इसमें आपको ये लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन काशी में बीता। ठीक है, इन्होंने अपना जो 30 साल के बाद का जीवन है ना, वो काशी में बिताया। और टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। ठीक है ना, इनको टीबी रोग लग गया था, टीबी की बीमारी थी, जिसके कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। ऐसे लिख दोगे, गारंटी। बहुत आसान भाषा में लिखा है, आपको उम्मीद है पढ़ते पढ़ते ही ये जीवन परिचय आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, अगर नहीं छपा है तो दोबारा वीडियो को आगे बढ़ा करके एक बार फिर से देख लो। दोबारा आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले, तो उसको तैयार कर लेना। अब देखिए, इनकी रचनाएं आपको कौन कौन सी याद करनी है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, नाटक के लिए इनके जो नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि नाटक हेडिंग लगा के फिर इनके 3 नाटक को लिख दिया, एग्जामिनर आपको 3 में 3 नंबर देगा, पूरे 1 नंबर नहीं काटेगा जीवन परिचय में आपका। इसके बाद देखिए, आपको उपन्यास हेडिंग लगाकर इसमें इनके 2 उपन्यास लिख देने, जैसे कंकाल हो गया और तितली हो गया। इसके बाद इनकी काव्य हेडिंग लगाना और उनमें 4 इनकी और रचना लिख देना, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आपको ज्यादा अगर बता दिया ना, तो आप केवल नाटक और उपन्यास को ही याद करके एग्जाम में लिख देना, 3 में 3 नंबर आपको पूरे एग्जामिनर दे देगा। आप काव्य हेडिंग लगा करके इनकी रचना मत लिखना। ठीक है, लेकिन अगर आपने नाटक, उपन्यास, काव्य इस तरीके से हेडिंग बना करके इनके अंदर इनकी रचनाएं लिख दी ना, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 3 के 3 नंबर, और आपको एक्स्ट्रा नंबर दे देगा इधर उधर क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से जीवन परिचय एग्जाम में लिखा है, इसलिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूं। तो देखो, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, कि 50 नंबर में आपको क्या क्या तैयार करना है। सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर लेखक का और 3 नंबर कवि का। तो यहां से आपके 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, कवि का जो जीवन परिचय तुलसीदास का, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 24 में एकदम रखा हुआ है। बस पेपर में आपको जाना है और आपको पेपर देखना है, एग्जाम में आएगा, आपको लिख देना है। तो तुलसीदास के जीवन परिचय कैसे लिखोगे? हेडिंग लिखोगे इसमें सबसे पहले जीवन परिचय, और वहां पर आपको अच्छे से याद कर लेना अभी इसी समय। देखो, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, यानी गांव में हुआ था। तो एक बार फिर से देख लो, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता जी का नाम इनका हुलसी था। ठीक है, याद कर लिया। आगे देखो, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। देखो क्या हुआ कि भैया, इनका जो जन्म हुआ था ना अभुक्त मूल नक्षत्र, उस समय कुछ नक्षत्र वगैरह चलते होंगे, तो उनका जो जन्म था ना अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके चलते इनके माता पिता ने इन्हें क्या किया? त्याग दिया, मतलब इन्हें इधर उधर कहीं छोड़ा है। स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया, उन्होंने इनको पाला पोसा। ठीक है, तो कौन थे वो? स्वामी नरहरिदास थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को पाला। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको लिखा। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना, पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। इसके बाद देखो, लिखोगे कि तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? तुलसीदास जी का जो विवाह था दीनबंधु पाठक की जो कन्या थी रत्नावली, उससे हुआ था। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। इन्होंने मतलब आगे का जो इन विवाह के बाद का जो जीवन था, चित्रकूट में, अयोध्या में, काशी में अपना व्यतीत किया। आगे आप लिखोगे कि इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर, कौन घाट पर? 80 घाट पर। ठीक है, 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। ठीक है, इतना जीवन परिचय में लिख लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
आगे और स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान में भाषा में है, आपको किताब में बुक में कहीं नहीं मिलेगा इतनी आसान भाषा में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब इनकी जो रचनाएं हैं उसको लिख लो। रचनाएं में आप 5 रचनाएं इनकी याद कर लो। सबसे पहली रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली। बस आपके 6 नंबर पक्के एकदम, ठीक है। 2 जीवन परिचय तो एग्जाम में ये रखे ही हुए हैं, ठीक है, ये समझ लो। 7 सेट बन के आते हैं, तो 7 सेट में कम से कम 2 से 3 सेट में दोनों जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के बारे में। देखो मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि भैया 50 नंबर में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैं वो आपको बता रहा था। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक बताया जीवन परिचय, सबसे पहला टॉपिक बताया जीवन परिचय। अब दूसरा टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं गद्यांश। सबसे पहले देखो गद्यांश, ठीक है, गद्यांश आता है और प्लस पद्यांश आता है, ठीक है, प्लस पद्यांश, गद्यांश प्लस पद्यांश आता है। गद्यांश आता है 6 नंबर का और पद्यांश आता है 6 नंबर का। टोटल को अगर जोड़ दोगे तो भैया 12 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और 12 नंबर कैसे आप पूरे लाओगे इसी वीडियो में पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कैसे आपको पूरे नंबर लाने हैं वो मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसको सबसे पहले पूरा पढ़ लो अच्छे से, है ना, कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। आप जानते हो, ठीक है, विज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हर एक व्यक्ति कंपटीशन में आ गया है, ठीक है। कोई दूसरे को गिराने की सोच रहा है तो कोई उससे आगे बढ़ने की सोच रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर दिया गया है। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और इसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती और वह नैतिक अंकुश या भावना ही दे सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है, ठीक है। तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश था जो कि मैंने हिंदी के पहले विज्ञान, जो आपका विज्ञान चमत्कार चैप्टर है उससे उठाया है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे पहले देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आपके एग्जाम में गद्यांश से 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देखो वो होगा कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन, देखो सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि उसमें आपको पार्ट है उसका नाम बताना पड़ेगा, गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया उसका नाम बताना पड़ेगा, उसके लेखक का नाम बताना पड़ेगा और यहाँ से आपको, है ना, लेखक का नाम बताना पड़ेगा और यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको व्याख्या करनी होगी, ठीक है, व्याख्या करनी होगी, जो भी गद्यांश आपका है ना उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है गद्यांश से इस तरीके का आएगा कि आपको ना एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा गद्यांश पर आधारित। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये गद्यांश है, ठीक है। अब इस गद्यांश से एक क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश से रखा हुआ मिल जाएगा और उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में ही छिपा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो तीसरा लिया है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या क्या दे रहा है। तो आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत चीजों दे, मतलब बहुत सारी चीजें दे रहा है। आप टेक्निकल हर एक चीज में देख लो, मतलब आज को हर एक चीज ही विज्ञान से है। तो मतलब इस समय हर एक चीज विज्ञान मनुष्यों को दे रहा है। तो आप लोग क्या क्या इसमें आपको दे रखा है, आपको वो लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गद्यांश से पूछे जाते हैं। अब आप कैसे इनका आंसर लिखोगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि पाठ व लेखक का नाम लिखो। तो सबसे पहले देखिए पाठ व लेखक का नाम आप लिखोगे, लेकिन उसको कुछ अच्छे तरीके से लिखोगे ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे, 2 नंबर, ठीक है, पूरे 2 नंबर दे, आपको ज़्यादा कुछ देखे ना। तो ऐसे लिखोगे, संदर्भ हेडिंग लगाओगे, संदर्भ में लिखोगे, संदर्भ हेडिंग लगाकर लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित किस चैप्टर से लिया गया है। तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। किस चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। इतना लिख दोगे, 2 के 2 नंबर पूरे दे देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीधा इसका चैप्टर का नाम लिखा और सीधा आपने इसका लेखक का नाम लिख दिया तो हो सकता है वो आपके आगे नंबर काट ले व्याख्या में। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से थोड़ा अच्छे वे में लिखना है, संदर्भ हेडिंग लगा करके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन था कि व्याख्या कीजिए। तो देखो इसकी व्याख्या करते हैं। अब
चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसके व्याख्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो ध्यान से कि हमको व्याख्या कैसे करनी है। देखो हमको क्या करना है कि यहाँ से शुरुआत से, सबसे पहले हमें शुरुआत से लास्ट तक पढ़ लेना है पूरा गद्यांश। आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अगर आपको गद्यांश नहीं आता तो पता है आपको क्या करना है, आपको पूरा छाप देना है, थोड़ा बहुत चेंज कर देना, इधर उधर कर देना, बाकी आपको पूरा छाप देना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के लिखा है कि आज का युग विज्ञान का युग है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना जो हिंदी का जो गद्यांश आता है ना, उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हो कि इसको अपने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना कहीं इससे मिलता जुलता बना करके लिख दो। ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता, मतलब जिनको गद्यांश नहीं पता और जिनको गद्यांश आता है कि हमने ये पढ़ के गए हैं और यही एग्जाम में आ गया, ठीक है, आ गया, यही एग्जाम में हम पढ़ के गए थे, पढ़कर आ गया, तो फिर आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे कि आप पढ़ के गए और पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ा तो आप यही लिखोगे कि आज का विज्ञान है ना, आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है। ठीक है, इतना लिख दोगे। आगे आप लिखोगे कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए, यानी दूसरे समुदाय को गिराने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना लिख दोगे। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों का प्रयोग करके दूसरे का सब कुछ हथियाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दोगे बना करके। 2 नंबर की आती है रेखांकित अंशों की व्याख्या, 2 में 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब चलिए यहाँ से हमारा पूरा गद्यांश का जो रेखांकित अंश की थी व्याख्या वो खत्म हो चुकी, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बचता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भैया इसमें एक क्वेश्चन भी आता है जो कि गद्यांश पर आधारित ही एक क्वेश्चन होता है, शुरुआत में ही आपसे बताया था। ठीक है, कि अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या क्या दे रहा है, तो लिखोगे कि आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। और देखो ये जो आंसर है ना, इसका आंसर, ये जो आपका आंसर है इसको देख लो, ये आपका उत्तर जो है ना, इसका उत्तर भी मैंने इसी गद्यांश से लिया हुआ है। ठीक है, कि आज मनुष्य क्या दे रहा है, अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको कहाँ लिखा है, देखो ऊपर ही लिखा है कि आज विज्ञान मनुष्य को थोड़ा सा इसको हटा दिया बस, कि आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। ठीक है, इसका आंसर 2 नंबर आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गद्यांश एग्जाम में लिख के आना है आपको। अब जरा यहाँ देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं भैया आपको एक गद्यांश बताऊंगा। ठीक है, गद्यांश मैंने आपको बता दिया, सेम ऐसा एक गद्यांश आपको एग्जाम में करके आना है, और अगर ऐसे करके आओगे तो 6 में 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट पद्यांश देख लेते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पद्यांश देख लेते हैं कि एग्जाम में हमको कौन सा पद्यांश तैयार करके जाना है। यहाँ देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पद्यांश है। ठीक है, देखो ये क्या है भैया, ये आपका एक पद्यांश है। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका एक पद्यांश है। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पद्यांश है। देखो पद्यांश में सबसे पहले पढ़ो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर और रहता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मृत भूमि पर। ठीक है, तीसरी लाइन देखो कि ध्रुववासी जो हिमतम में भी जी लेता है कांप कांप कर, और वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, ये देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पद्यांश है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब देखो इसको कैसे हमें हल करना है, कैसे इसको हल करके एग्जाम में आप पूरे नंबर लाओगे और किस तरीके से आप कम समय में इसे हल करोगे, वो देखो। सबसे पहले समझो, इसमें जल्दी से हल करने के लिए पता क्या ट्रिक है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले से ही पता है कि भैया इसमें क्या पूछा जाएगा, संदर्भ पूछा जाएगा, तो आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। आपको पहले से ही पता है इसकी रेखांकित अंशों की हमें व्याख्या करनी है, तो इस प्रश्न को भी नहीं पढ़ना है। हमें तीसरा वाला प्रश्न आना, सीधा इसको पढ़ना है और इसमें आपको समय बचेगा, आपको सीधा इसी को पढ़ना है। इसमें प्रश्न पूछा गया कि विश्वत रेखा का वासी जो कैसा जीवन व्यतीत करता है, तो आपको जब शुरुआत में आप पद्यांश पढ़ रहे होगे तो आपको शुरुआत में पता होगा कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, तो इसी का अर्थ आपको इसके आंसर में लिख देना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ कैसे लिखना है इस पद्यांश का, सबसे पहले उसे समझो। हालांकि वैसा ही पद्यांश में आपको लिखना जिस तरीके से आपको गद्यांश में लिखा था, जिस तरीके से। ठीक है,
तो देखिए ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से लिया गया है। इतना लिख दोगे। थोड़ा सा मैंने इसको अलग भाषा में लिख दिया, थोड़ा सा इजी भाषा में। हाँ, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वगैरह मैंने नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम से चैप्टर से स्वदेश प्रेम से लिया गया है। ऐसा भी लिखोगे तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर उसको मैंने जिस तरीके से गद्यांश में कराया था पद संदर्भ, अगर आप उस तरीके से करोगे फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको जैसा समझ में आता है आप वैसा लिख सकते हो। ठीक है, संदर्भ हो गया भाई। अब देखो व्याख्या कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि हमको पूरे की व्याख्या नहीं करनी है, हमको रेखांकित अंश, रेखांकित का मतलब होता है जितने में अंडरलाइन आपको एग्जाम में, जितने में अंडरलाइन आपको दी जाए पद्यांश में या गद्यांश में, आपको केवल उतने की व्याख्या करके आनी है। ठीक है, तो देखो कितनी व्याख्या करनी है। देखो ऐसे लिखोगे कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, यानी भूमध्य, जो आपकी भूमध्य रेखा होती है ना, उसके बीच में रहने वाले लोग जो वहाँ की गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसके प्रति उपहार श्रद्धा करते हैं। मतलब वो इतनी ज़्यादा कठिनाइयों में रहते हैं फिर भी अपनी भूमि से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन की व्याख्या थी, लेकिन आपने व्याख्या कर ली अब। ठीक है, व्याख्या आपने कर ली। देखो व्याख्या आप जो भी करना, व्याख्या एक बात समझ लेना, व्याख्या में आपको करने में ज़्यादा समय, आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 2 नंबर का व्याख्या भी आएगा और 2 नंबर का ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी आएगा और इसको आप जल्दी से कर लोगे। तो आपको व्याख्या करनी है, पूरी करनी है, लेकिन इसको करने में ज़्यादा समय आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, समय आपको ज़्यादा गंवाना नहीं है। 6 नंबर करने हैं, इसके बाद और बड़े बड़े नंबर आने वाले हैं। निबंध पत्र हो गया, ठीक है, ग्रामर हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है। तो देखो इसका आंसर लिखोगे, यहाँ देखो तीसरा वाला आंसर है ये सा नंबर की विषुवत रेखा का वासी वहां की गर्मी के कारण हाफ हाफ कर जीवन व्यतीत करता है, ऐसा लिख दिया। 6 नंबर आपके पूरे यहां से पद्यांश में मिल गए। ठीक है, कंप्लीट हो गए हमारे 50 नंबर वाली 2 टॉपिक। चलो भाई, पद्यांश हो गए कंप्लीट। अब देखो क्या देखने वाले हैं। अब हमारा अगला टॉपिक देख लो भाई। अगला टॉपिक वैसे आपने देख लिया है क्या होने वाला है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगला तीसरा टॉपिक हमारा है संस्कृत के है क्या, देख लेता हूं। हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा है संस्कृत के पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। देखो ये जो हमारा संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश है ना, ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 + 5 अगर कर लोगे 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। और कैसे आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे गद्यांश करने में, और कैसे आपको पद्यांश करने में, संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में आपको 10 नंबर कैसे लाने। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले आपको कैसे गद्यांश में फुल नंबर लाने हैं, 5 नंबर में 5 नंबर कैसे लाने। देखो कैसे, सिर्फ आपको ये 5 महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार कर लेने हैं, 5 नंबर आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण गद्यांश तैयार करो। देखो सबसे पहला देखो ये तैयार कर लो कि वाराणसी सुविख्याता ... इस तरीके से, और भी इसमें कुछ लिखा होगा अगर आपको। देखिए अब आप ये कहेंगे कि भैया जी ये गद्यांश आप जो आपने संस्कृत के गद्यांश बताएं ये कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, या तो किसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, किसी बुक में मिल जाएंगे, वहां से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास पता चल गया कि हमने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले हैं। आपको एग्जाम से पहले इनको तैयार कर लेना है बस। ठीक है, तो पहला ये वाला बता दिया। देखो 16 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। अगला तैयार करोगे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ... करिता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। पहला वाला भी वाराणसी से लिया गया था। 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 मतलब हर साल ये पूछा जाता है। अगला देखो इयम नगरी विविध धर्माणाम वाला है, ये 24 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। 23, 15, 17, 22, 23 मतलब वाराणसी चैप्टर ही हमारा इंपॉर्टेंट है संस्कृति की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, आप लोग देख लो, इसको मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक या तो बुक में, वहां से तैयार कर लेना। अगला तैयार कर लेना आप लोग की अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला ... चेती। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो पूछा गया है कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला,
ये आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, तैयार कर लोगे भाई। चलो अगला देखो कि नागरिका बहुकालम डाट 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 दतांती। ये देखो 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 21 में एग्जाम ही नहीं हुआ था, ठीक है, 21 में भी ये पूछा गया था, पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। प्रबुद्धो ग्रामीणम चैप्टर से ये लिया गया है, वहां पर आप इस चैप्टर को देख लेना, ये आपको जरूर मिल जाएगा। 24 में ये आने वाला है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो देखिए 5 थे, 3, 2, 5 इंपॉर्टेंट ये मैंने आपको गद्यांश बताया संस्कृत के, इनको तैयार कर लेना। अगर भैया आपने 12, 13 नहीं तैयार करने हैं, आपको वाकई में एग्जाम में कम से कम हिंदी में 90 नंबर कम से कम लाने हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम इनको तो तैयार करके ही जाना 5 को, ठीक है, आपको जरूर देखने को मिलेंगे ये। अब देखिए बात करते हैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था भाई कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, संस्कृत के गद्यांश को बताऊंगा सबसे पहले, तो वो बता दिया। अब संस्कृत के पद्यांश को बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम देखते हैं संस्कृत का पद्यांश, कौन सा हमें पद्यांश कैसे हमें तैयार करने हैं। तो जिस तरीके से मैंने संस्कृत के गद्यांश बताए थे ना, सेम वैसे ही मैंने संस्कृत के इंपॉर्टेंट पद्यांश बताए हैं। तो देखो सभी महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण पद्यांश में सबसे पहला आपको तैयार करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, तो ये याद कर लेना, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और देखो दूसरा वाला मानव हित्वा प्रियो भवति और सुखी भवेत, इसको तैयार कर लेना। तीसरा अब्दो दुर्गामी नाचा साक्षरा, इसको तैयार कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये सारे बहुत आसान है, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इनको पढ़ोगे, तैयार करोगे, है ना। देख लेना, आपको ये क्वेश्चन बैंक में सारे ही इंपॉर्टेंट है, मिल जाएंगे, ठीक है। नीर क्षीर विवेके और पालिस्यतिका ये तैयार कर लेना। 4 मैंने लिए हैं, अगर आपको ज़्यादा नहीं तैयार करनी ना तो कम से कम इन 4 को तो तैयार कर लो भाई, 4 तैयार कर लो बस, ठीक है, ज़्यादा मत तैयार करो, अभी 4 तैयार कर लो, ठीक है। चलिए इतना कर लोगे, उम्मीद है जरूर कर लोगे, ठीक है, कर लेना, इन 4 को तैयार कर लेना और उधर उन 5 को तैयार कर लेना, ठीक है। आपके यहाँ से 10 नंबर तैयार हो गए। चलो अब देखो आपको तैयार करना है एक और अगला टॉपिक, जो कि हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और वो आपका देखिए 3 टॉपिक हो चुके, चौथा टॉपिक हमारा है निबंध। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, निबंध है। कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है एग्जाम में, ठीक है। 7 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए, 12 नंबर ये हो गए, 6 नंबर ये हो गए, जोड़ो कितने नंबर हो गए भाई, जोड़ लेना आप लोग, ठीक है, आप लोग जोड़ लेना। चौथा टॉपिक है निबंध। निबंध में कौन कौन से निबंध तैयार करने हैं, देखो सबसे पहला नोट करो, विद्यार्थी और अनुशासन। 4 निबंध बताने वाला हूं, 4 निबंध बताने वाला हूं, 4 तैयार कर लेना, ज्यादा मत तैयार करना। विद्यार्थी और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान पर तैयार कर लेना, विज्ञान अभिशाप और वरदान कर तैयार कर लेना, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्ति तैयार कर लेना, और एक पर्यावरण पर आता है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण मैंने नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ये नहीं लिया भाई किसी ने, पीपीटी वाले ने, पीपीटी मेकर ने नहीं रखा है इसको, फिलहाल नहीं नोट किया, तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप लोग पर्यावरण प्रदूषण को भी तैयार कर लेना। तो इस तरीके से 4 टॉपिक में आपको निबंध में 4 तैयार कर लेने। अगला टॉपिक देखो, 5वां टॉपिक हमारा क्या बनने वाला है। 5वां टॉपिक हमारा है पत्र लेखन। और पत्र लेखन एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का, 3 नंबर का आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पत्र लेखन के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यूट्यूब पर केवल एक कोई वीडियो देख लेना कि पत्र कैसे लिखें एग्जाम में, क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th भैया, कोई एक वीडियो देख लेना यूट्यूब से, कोई एक वीडियो देख लेना और उसी को देखकर चले जाना। अच्छी वीडियो देखना यूट्यूब से, अगर आप कमेंट करोगे कम से कम 10-15 कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बना दूंगा कि पत्र कैसे लिखें एग्जाम में, ठीक है, बना दूंगा आपके लिए वीडियो, कल ही बना दूंगा, ठीक है। चलो देख लेना, और कोई भी पत्र आ जाए एक ही वीडियो में बता दूंगा कि इस तरीके का पत्र लिख के चले आना, कोई भी आ जाए, अब वैसा लिख दोगे 3 में 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 5वां टॉपिक कंप्लीट। 6ठा टॉपिक देखो, 6ठा टॉपिक हमारा है श्लोक। अब हम आपको बता दें, आपको श्लोक 2 तैयार कर लेने भाई, कोई भी 2 श्लोक तैयार कर लेना अपनी बुक संस्कृत के, क्लास 10th के, है ना, क्लास 10th की जो संस्कृत है ना, क्लास 10th की जो संस्कृत जो भाग है ना यूनिट, तो उसके कोई 2 श्लोक तैयार कर लेना, अपनी बुक के ही तैयार करना, क्लास 10th के ही,
12th वाले या 9th 8th वाले पिछले छोटे पर वाले मत लिखाना, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। जो क्लास 10th में ही श्लोक हैं उनको ही लिख कर आना, ठीक है। ये देखो हमारा श्लोक वाला कौन सा टॉपिक था, श्लोक वाला हमारा 6ठा टॉपिक था। श्लोक कितने नंबर का आता है, मेरे हिसाब से शायद 2 या 4 नंबर का आता, पता नहीं, देख लेना। अगला हमारा है खंड काव्य। अब देखो खंड काव्य ये क्या है, काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो खंड काव्य हमारा 7वां टॉपिक है, खंड काव्य। खंड काव्य जो कि भैया एग्जाम में हमारे हिसाब से 3 नंबर का आता है। उम्मीद करते हैं मैंने जितने टॉपिक 7 बताए हैं ये 50 नंबर के हो चुके होंगे, आप लोग देख लेना। और जिस तरीके से और बता देता हूं कि खंड काव्य के लिए आपको क्या करना है। देखो खंड काव्य को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है कि जिले के हिसाब से ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जिस भी जिले में हो, आप कानपुर में हो, अलीगढ़ में हो, ठीक है, आप प्रयागराज से हो, जहां से भी हो, वहां के हिसाब से आपको क्या करना है, तैयार करना है अपना खंड काव्य। आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना, या तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो किस जिले में आप रहते हो और उस जिले के हिसाब से अपना खंड काव्य तैयार कर सकते हो। इस तरीके से देखिए 7 टॉपिक आपको 50 नंबर में तैयार करने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि ये देख सकते हो भाई, अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इतने सारे पेजेस की ये नोट्स थी भाई, देख सकते हो बहुत सारे पेजेस की नोट्स थी। देखो आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस की नोट्स है। देखो इतनी मेहनत करके यह वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा देना। अगर आप 500 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो वीडियो आने वाली है सामाजिक विज्ञान में, कि भैया आपको सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, इतिहास में, साइंस में, इतिहास में, नागरिक में, अर्ध में और भूगोल में। तो अगली सामाजिक विज्ञान पर होने वाली है, ठीक है। ये वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, F24 क्लासेस चैनल का नाम याद कर लेना और दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।